नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। 2 बज चुके हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दे। एलएसी के पास गलवान घाटी में झड़प वाली जगह से चीनी सेना 1 किलोमीटर पीछे हट गई है। जी हां, बहुत बड़ी खबर यह सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक चीनी सेना अपने टेंट, गाड़ियों और सैनिकों को झड़प वाली जगहों से पीछे ले जा रही है। पैंगोंग सो के भी चीनी सेना के पीछे हटने के संकेत मिले हैं। खबर है कि चीनी सेना सीमित संख्या में पैंगोंग सो फिंगर 4 से पीछे हटी है। फिंगर 4 रिज लाइन में चीनी सेना ने अपने कुछ निर्माण भी ध्वस्त किए हैं। सैन्य बातचीत के बाद चीन को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा है। दोनों देशों ने बफर जोन बनाने का फैसला किया है ताकि दोनों देशों की सेनाओं में दूरी बनी रहे। लेकिन भारत हालात का जायजा लेगा। पहले सुनिश्चित इस बात को किया जाएगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन सूत्रों के मुताबिक जो बड़ी खबर आ रही है कि अपनी टेंट, गाड़ियां, जवानों को पीछे हटा रहा है चीन, जो कि एक बड़ी कामयाबी भी मानी जाएगी भारत की। अभिषेक भल्ला हमारे संवाददाता लेह से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, जानना चाहेंगे इस पूरी खबर के बारे में, तो क्या एक बड़ी कामयाबी भारत की मानी जाए इसे कि अब चीनी सेना टेंट, गाड़ियां सब कुछ हटा के जवानों के साथ पीछे जा रहे हैं? देखिए, इसको एक बहुत पॉजिटिव पहल माना जा रहा है क्योंकि 30 तारीख को कोर कमांडर लेवल मीटिंग हुई थी। उसके बाद प्रधानमंत्री भी यहाँ पे आए थे और अब ये सूत्रों का कहना है कि गलवान में जो पेट्रोल पॉइंट 14 है, जहाँ पर 15 जून को खूनी झड़प हुई थी और 20 भारतीय सेना के जवान और एक अफसर शहीद भी हुए थे, वहां पर यह देखा गया है कि जो टेंट थे वो चीनी सेना ने अपने कुछ हटाए हैं और गाड़ियां भी कुछ पीछे ली हैं। हालांकि सूत्रों का यह भी कहना है कि फिजिकल वेरिफिकेशन जमीन पे जब तक इस बात की नहीं होगी, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती कि कितना ज्यादा पीछे हटी है चीनी सेना। ये तो जो नजर आ रहा है हमारी तरफ से कि उनके टेंट कम हो गए हैं, उनकी गाड़ियां कम हो गई हैं और ऐसा लग रहा है कि जो तैनाती थी वो भी कम हो गई है। लेकिन 30 जून की मीटिंग में यह भी निर्णय लिया गया था कि 72 घंटे का समय होगा फील्ड कमांडर्स के पास। जब भी किसी सेक्टर में पीछे हटने की बात होगी, उन 72 घंटे में फिजिकल वेरिफिकेशन की जाएगी। दोनों तरफ ये देखेंगे कि जो निर्णय मीटिंग में लिए गए हैं क्या उस पर पहल हो रही है या नहीं। बिल्कुल अभिषेक, और यहां पर इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि गलवान में भी हमने देखा, उससे पहले भी हम चीन की मंशा और वो जिस तरह से काम करता है वो हम देख चुके हैं। गलवान में भी बातचीत की बात की गई थी, पीछे हटने की बात की गई थी और उसके बाद उन्होंने क्या किया वो पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। अब ऐसे में आगे स्टेप जो बढ़ाया जाएगा भारत की तरफ से, किन किन चीजों का ध्यान रखा जाएगा, और कमांडर स्तर की बातचीत की जो आप बात कर रहे हैं, फील्ड लेवल पर और इसको चेक करने की बात कर रहे हैं, आगे कैसे बढ़ा जाएगा? देखिए, ये एक फेज्ड मैनर में जो है ये प्रतिक्रिया होगी। ऐसा नहीं होगा कि जितने सारे संवेदनशील इलाके हैं वहां पे एक साथ जो है दोनों सेनाएं पीछे हट जाएं। तो ये पहला चरण है उसका, शायद जहां गलवान से एक शुरुआत हुई है और एक ये अभी बहुत छोटी पहल है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता है क्योंकि 15 जून को जब झड़प हुई थी गलवान में, वहां पर भी हमारी एक वेरिफिकेशन पेट्रोल ही गई थी ये देखने के लिए कि क्या चीनी सेना पीछे हटी है, क्या उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन पोस्ट जो पेट्रोल पॉइंट 14 जो कि भारत की एलएसी है, भारत मानती है कि एलएसी है, वहां से उन्होंने वो ऑब्जर्वेशन पोस्ट हटाई है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि वहां पे चीनी सेना की तादाद बहुत ज्यादा थी, इसीलिए वो झड़प हुई। तो देखना होगा कि अगले 72 घंटे में क्या सेना यानी कि थोड़ा इंतजार करना होगा। अभिषेक, आगे भी आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे क्योंकि चीन पर विश्वास करना इतना आसान नहीं है। इससे पहले का जो इतिहास रहा है उसे देखते हुए चलिए आपको हम बता दें कि भारत दो तरफा नीति पर आगे बढ़ रहा है। एक तरफ पीएम मोदी ले गए, चीन को कड़ा संदेश दिया, दूसरी तरफ चीन से सैन्य और कूटनीतिक मोर्चे पर बातचीत भी जारी है। शुक्रवार को जब पीएम मोदी ले गए तो वहां उनका संबोधन संकेत था कि भारत अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है, ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही
अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी है। भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर हुई देखी है और आपकी फ्यूरी भी। साथियों, लद्दाख का तो ये पूरा हिस्सा ये भारत का मस्तक है, 130 करोड़ भारतीयों के मान सम्मान का प्रतीक है। और आइए आपको हम एक बार मैप के जरिए आपको हम दिखाते हैं दरअसल कहां पर ये सब कुछ हो रहा है, कहां पर किस तरह से ग्राफिक्स के जरिए आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से ये सारी चीजें जो है वो सामने आ रही है, कहां पर चीनी सेना और पोस्ट मौजूद है और कहां से पीछे हटने की बात की जा रही है। देखिए, नया बफर जोन जो बनाए जाने की बात की जा रही है वो इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। देखिए, क्लैश पॉइंट जहां पर चीनी सेना और भारतीय सेना के बीच में टकराव हुआ वो आपको हम दिखा रहे हैं। ये जो सर्कल आप देख रहे हैं उसके बीच में ये क्लैश पॉइंट आप देख रहे हैं और बातचीत के बाद बताया जा रहा है कि 2 किलोमीटर ये पीछे हटेगी। अब दोनों ही सेनाएं जो बताया जा रहा है कई अपने टेंट और सैनिकों और साथी गाड़ियों के साथ चीनी सेना जो है वो पीछे हट रही है। लेकिन इससे पहले चीन के साथ जो कुछ भी हुआ है या चीन ने जो भी किया है उस पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए फिजिकली इसको चेक करना जरूरी होगा। बढ़ते हैं आगे, उधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर बीजेपी का हमला जारी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि राहुल गांधी रक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति में कभी नहीं आते, वो सिर्फ देश और सेना का हौसला गिराते रहते हैं। नड्डा ने वंशवाद का जिक्र कर राहुल गांधी पर हमला किया है, कहा है कि कांग्रेस में कई सक्षम नेता है लेकिन उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। तो जेपी नड्डा ने यह बात कही है और इससे पहले भी वैसे आपको बता दें कि कांग्रेस के अंदर भी इस तरह की बातें उठती रही है। जो कांग्रेस के बड़े और पुराने नेता रहते रहे हैं उन्होंने भी दबी जुबान से ही सही लेकिन इस तरह की बात कही है। Start preparing properly. जी लोकसभा सदस्य बनने के बाद, वायनाड से चुनकर आने के बाद स्टैंडिंग कमिटी ऑन डिफेंस में उसके सदस्य बने। इस सदस्य खुद उनके परिवार के और पार्टी के निर्णय के अनुसार वो स्टैंडिंग कमिटी ऑन डिफेंस में मेंबर बने। इस कमिटी के 11 मीटिंग्स हुए हैं। इस कमिटी के फील्ड विजिट भी हुआ है तवांग, अरुणाचल प्रदेश में। उन किसी भी मीटिंग में न किसी फील्ड विजिट में राहुल गांधी गए। इससे स्पष्ट जाहिर होता है राहुल गांधी और उनके परिवार को डिफेंस मैटर्स केवल कमीशन के संदर्भ में उनके लिए बहुत रुचि के विषय हैं। और अब खबर एक ऐसे गैंगस्टर की जिसने ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि अपनी खबरों से पूरे देश में इस वक्त सनसनी मचा दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं विकास दुबे की। कानपुर शूटआउट केस में 8 पुलिस वालों की हत्या का आरोपी विकास दुबे का इतिहास अब सामने आ रहा है। उसके खिलाफ हमेशा ही आपराधिक मामले चलते रहे हैं। 2017 में एसटीएफ ने उससे लंबी पूछताछ की थी। पूछताछ का वो वीडियो सामने आया है जिसमें साफ पता चलता है कि उसका रसूख कितना गहरा था। आप पार्टी चेंज कर लीजिए बीएसपी और पार्टी में आ जाइए। कई पार्टियों ने ऑफर की है, तो रूरल पार्टी का प्रेशर तो मान लीजिए जानते हैं जाता रहता ही है। लेकिन चूंकि बसपा मेरा अपना घर था जिसमें 12 साल से मैं रह रहा हूं और वहां के एक्स चीफ जो पहले चीफ मिनिस्टर एक्स चीफ मिनिस्टर हैं जो हमारी बसपा सुप्रीमो है बहन जी, बाई नेम बाई फेस जानती हैं हमको। 100 आदमी बुलाती हैं कि भाई विकास तेरे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, तो मैं उस घर को कर कैसे छोड़ दूँ बताओ, है ना। जिस घर में मैं मास्टर हूँ वहाँ पर मैं स्टूडेंट, दूसरी जगह जाऊँगा तो मैं स्टूडेंट बनूंगा, पहले एक सीखूंगा वहाँ की। तो यहाँ तो मैं सीधे शिक्षक की स्थिति में हूँ। तो देश स्तर के सारे लोग मेरे मित्र हैं, सारे मेरे फ्रेंडों को टिकट दे रखी है बहन जी ने। जितने भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मुझे कानपुर मेरा घर है और मैं कभी पुलिस से फरार नहीं रहा। मिनिस्टर वाले कांड में जरूर रूलिंग पार्टी की वजह से मैं 5 महीने यहाँ के प्रेशर की वजह से सरेंडर नहीं कर पाया।
ऐसा 33 मुकदमे मेरे छूट चुके हैं और 7 मुकदमे मेरे ट्रायल पे अंडर ट्रायल हैं और 6 मुकदमों में मेरे फाइनल रिपोर्ट एक्सपेंड हो चुका है। नहीं, हाँ, उसमें हमारा हाई कोर्ट से बहाल है, सस्पेंड है। हाँ। और अब खबर कोरोना से जुड़ी हुई। जी हां, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में अब टेस्टिंग और बेड की कोई समस्या नहीं है। दिल्ली में अब 100 में से 11 लोगों में कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। 15,000 मरीजों का घर में ही इलाज चल रहा है। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना से होने वाली मौत भी कम हुई है। सीएम केजरीवाल ने लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की एक बार फिर से अपील की। अभी तक के जितने पिछले 2-3 महीने सारे मिला के कोरोना के जितने मरीज हुए, उनकी संख्या लगभग 1 लाख पहुंच गई है। लेकिन 1 लाख से घबराने की ज़रूरत नहीं है। इनमें से लगभग 72,000 मरीज ठीक हो गए हैं। दिल्ली में ठीक होने वालों की प्रतिशत 72% हो गई है, जो कि बहुत बड़ी है। तो इसका मतलब लोग बीमार तो हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ ठीक होते जा रहे हैं। पिछले हफ्ते दिल्ली में कोरोना की स्थिति में और अधिक सुधार हुआ है। दिल्ली में लोगों को ना टेस्टिंग की कोई समस्या हो रही है और ना बेड्स की कोई समस्या है। बेड्स भी आसानी से मिल रहे हैं, बेड्स को लेके कोई अफरा तफरी नहीं है। ऐप के ऊपर आप देख सकते हैं कि कितने बेड कहाँ खाली हैं। ज़्यादा लोग जो हैं उनका घरों में, जैसे आज 25,000 अभी टोटल आज दिल्ली में मरीज हैं करंट, अभी 25,000, उनमें से 15,000 मरीज घरों में उनका इलाज चल रहा है। तो घरों में जो हमारा प्रोग्राम है लोगों की देखभाल करने का, घरों का होम आइसोलेशन का प्रोग्राम, हर घर में हम ऑक्सीमीटर पहुंचाते हैं, वो बहुत सफल हुआ है। हम लोगों ने प्लाज्मा बैंक शुरू किया था, देश का पहला कोरोना प्लाज्मा बैंक। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक कोरोना का इलाज नहीं है। लेकिन तब तक प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा के जो ट्रायल किए गए दिल्ली में, ट्रायल के जो नतीजे आए, वो नतीजे ये दिखाते हैं कि प्लाज्मा से लोगों को कोरोना में मदद मिलती है। जो मॉडरेट पेशेंट हैं वो सीवियर होने से बचते हैं, उनकी स्थिति सुधर जाती है, मौत के ऊपर कंट्रोल करने में मदद मिलती है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।